आप सभी को नमस्ते। साइबर पाठशाला इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आजकल बिटकॉइन काफ़ी अधिक चर्चा में है। मेरे पास भी कई लोगों की रिक्वेस्ट आई कि मैं बिटकॉइन के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, जैसे कि बिटकॉइन क्या है, इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, कैसे ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्या इसमें जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो सेफ़ रहती है और इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं। आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। इसके कॉन्टिन्यूशन में मैं एक या दो सीरीज़ और बनाऊंगी आप लोगों के लिए, जिसमें कि हम इसकी टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा सा डिटेल फॉर्म में समझेंगे। आज हम सिर्फ बेसिक समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है? ऐसे तो आज की डेट में हज़ारों क्रिप्टो करेंसी हैं और जिसमें से कुछ एक ही हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। बिटकॉइन उन्हीं में से एक है और बिटकॉइन पहली डिजिटल करेंसी है या पहली क्रिप्टो करेंसी है। इसको 2009 में सतोशी नाकामोटो ने इन्वेंट किया था, लेकिन हमें आज तक भी ये नहीं पता कि वो कौन है, क्या ये रियल नेम है, क्या ये शूडो नेम है। नॉर्मली ऐसा बिलीव किया जाता है कि सतोशी नाकामोटो एक शूडो नेम है। हमें ये भी नहीं पता कि ये एक ही इंसान का नाम है या ये इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व थे और ये ग्रुप का नाम है। बिटकॉइन पहली डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है या क्रिप्टो करेंसी है। जब हम कहते हैं वर्चुअल करेंसी या डिजिटल करेंसी, तो डिजिटल मीनिंग इसमें कुछ इंटरनेट, कुछ टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है। वर्चुअल मीनिंग इसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसे हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, हाथ से उठा के किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं। नॉर्मल जो हमारा करेंसी का लेन देन होता है उसमें हम एक नोट दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, उठा के रख सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी कहा तो अभी के लिए हम क्रिप्टो करेंसी को सिर्फ इतना समझते हैं कि इसमें एक टेक्नोलॉजी है जिसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। उसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है? जिससे कि ट्रांजैक्शन को सिक्योर किया जा सके, इसलिए क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी को अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझे तो आप ये मान लीजिए कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो कोडेड लैंग्वेज में स्टोर्ड रहती है सिस्टम के अंदर, वो क्रिप्टोग्राफी है। अब आई बात डिसेंट्रलाइज्ड की। डिसेंट्रलाइज्ड क्या है? जब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ भी मॉनेटरी लेन देन करते हैं तो बैंक का इन्वॉल्वमेंट रहता है। मान लीजिए प्रियंका ने सुमित को 100 रुपीज़ देने हैं, तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि प्रियंका के अकाउंट में क्या उतने पैसे हैं। दूसरी कंडीशन, सुमित का अकाउंट और सुमित का नाम ठीक ठीक होना चाहिए। तो प्रियंका बैंक को अप्रोच करती है, बैंक ये वेरीफाई करता है कि क्या प्रियंका के पास उतने पैसे हैं। फिर वो ये देखता है कि क्या सुमित के पास में कि जो इन्फॉर्मेशन प्रियंका ने दी है, क्या वो इन्फॉर्मेशन ठीक है। जब ये चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं तब बैंक उस ट्रांजैक्शन को फॉरवर्ड कर देता है और वेरीफाई हो जाती है। तो यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बैंक हुई, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी कोई भी नहीं है, यहाँ पे कोई बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए हम इसे डिसेंट्रलाइज्ड कहते हैं। लेकिन ये सारा प्रोसेस तो यहाँ पर भी होना है जो हमारा रोज़ की लाइफ में होता है, और बैंक यहाँ पर नहीं है। तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले हमें ये तो देखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति पैसा ट्रांसफ़र करना चाहता है उसके पास पैसे हैं या नहीं हैं। तो इस सारे सिस्टम को यहाँ पर डिसेंट्रलाइज तरीके से किया जाता है। जो लोग इस नेटवर्क का पार्ट होते हैं वो ही लोग इन चीज़ों को वेरीफाई करते हैं और इसको ऑथेंटिकेट करते हैं। तो एक तरह से एक नेटवर्क है जो इस करेंसी में बिलीव करता है, इसको यूज़ कर रहा है, वो इसको वेरीफाई कर देते हैं और उनको हम माइनर्स कहते हैं। और ये जो प्रोसेस हुआ वेरिफिकेशन का, इसे माइनिंग कहा जाता है। अब बात यह है कि उन लोगों पे कैसे भरोसा किया जाए, ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पर ये ओपन सिस्टम है। यहाँ जो लेज़र होता है वो ओपन होता है। अगर हम बैंक में बात करें तो बैंक में जो लेज़र है, जिस रजिस्टर में बैंक ये सारी चीज़ें रखता है, जिस फाइल में रखता है, वो फाइल बैंक के इंटरनल रिकॉर्ड्स के लिए होती है। उस लेज़र की एक्सेस जनरल पब्लिक के पास नहीं है।
लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में लेज़र ओपन होते हैं। तो ये लेज़र रखता कौन है, किसके पास होते हैं? जितने भी लोग बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के नेटवर्क का पार्ट हैं या उसको यूज़ कर रहे हैं, उन सब के पास उस लेज़र की एक एक कॉपी होती है। मान लीजिए कुछ लोगों ने एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया, तो वो जो लेज़र की कॉपी है, जितने भी लोगों के पास वो लेज़र की कॉपी है, वो सबकी कॉपी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। इसीलिए इसको थोड़ा सेफ माना गया, क्योंकि कहीं और ये सब कुछ आपस में लिंक होता है। इसी वजह से यहाँ ब्लॉकचेन का भी नाम आता है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ब्लॉकचेन है क्या, कैसे ट्रांजैक्शंस लिंक्ड रहती हैं इसमें, और कैसे इसमें मैनिपुलेशन नहीं हो पाती। जो माइनर्स हैं, अब क्योंकि वो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहे हैं, इसके बदले में उन्हें कुछ रिवॉर्ड मिलता है बिटकॉइन की फॉर्म में। ये माइनर्स का रिवॉर्ड मिला। अब वो कैसे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, ब्लॉकचेन में क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ जो यहाँ पे ध्यान देने की है कि यहाँ ट्रांजैक्शंस इरिवर्सिबल हैं। रोज़मर्रा की लाइफ में क्या होता है कि हम अगर ट्रांजैक्शन करने में कहीं कोई गलती हो गई तो बैंक उसको रिवर्स कर सकता है, लेकिन बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी के केस में ट्रांजैक्शंस इरिवर्सिबल हैं। तो हमने क्या समझा कि बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, डिसेंट्रलाइज्ड है, इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें ट्रांजैक्शंस रिवर्स नहीं होती हैं, और ये क्रिप्टो करेंसी है, इसमें क्रिप्टोग्राफी यूज़ होती है। अब बात आई, अगर हमें बिटकॉइन लेने हैं वो हम कैसे लें, उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या हार्डवेयर चाहिए, और ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।